बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। तो जनाब, यौम तशक्कुर, उम्मीद है कि आप वीकेंड पर मना चुके होंगे। एक हफ्ते की लड़ाई के बाद आपने नताइज देख ही लिए हैं। पूरी कौम ने सेलिब्रेट किया है जंगबंदी जो हुई है उसको, और जो कामयाबियाँ समेटी हैं हमारी अफवाज पाकिस्तान ने उसको। और कल ही ना आपको पता है कि मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर सेलिब्रेशन जारी थी, लाहौर में भी लिबर्टी चौक में बहुत रश था और लोगों को गुजरने की जगह नहीं मिल रही थी। बहुत ही पुरजोश थे लोग और बहुत पुरुमीद थे, और जिन लोगों को कुछ शिकवे थे वो भी अब दूर हो चुके हैं। अफवाज पाकिस्तान ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि सारी कौम इस वक्त सेलिब्रेट कर रही है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और अब ज़रा बात कर लेते हैं जो ऑपरेशन है, जो ऑपरेशन सिंदूर था, जिसको तंदूर बनाने और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद फिर भारत ने दुनिया से दरख्वास्त की कि पाकिस्तान से वो सीज़ फायर चाहते हैं, और इसमें अमेरिका और दीगर कई ममालिक ने अपना किरदार अदा किया। गुज़िश्ता रोज़ DGISPR ने फ़ज़ाइया और बहरिया के अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 6 और 7 मई को भारतीय जारियत से बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग शहरी शहीद हुए। पाक फ़ौज ने अपनी सलाहियतों का जुज़वी इस्तेमाल किया, मुतादिद जंगी सलाहियतें मुस्तक़बिल के लिए महफूज रखी। कहा तब जब हम जवाब देंगे तो सिर्फ इंडियन मीडिया नहीं, पूरी दुनिया के मीडिया को उसका पता चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत पर इंसाफ और इंतकाम का वादा पूरा किया। The Armed Forces of Pakistan promised you 3 things. We told you that we will give a befitting response to Indian aggression. We told you and we told the nation that, however, this response will be at the time, place and method of our own choosing. And we also told the nation that when we will hit the Indians, the entire world will come to know. पाकिस्तानी फौज ने आपने गुफ्तगू सुनी, लेकिन इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। DGISPR के जो मज़ीद बयानात हैं उनको भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त कसूर आपको लिए चलते हैं, जहाँ पर मनाज़िर आप इस वक्त देख सकते हैं। शोहदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत से अफराद यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान भी मौजूद हैं। अस्करी क़यादत भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनके जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके अलावा बहुत से इलाका मकीन हैं जो यहाँ पर शोहदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा करने के लिए मौजूद हैं। कौम के शहदा की गायबाना नमाज जना की अदायगी, ये मनाजिर आप देख सकते हैं, और गायबाना नमाज जनाजा अदा की जा रही है। अस्करी क़यादत के साथ साथ यहाँ पर सियासी जो क़यादत है वो भी मौजूद है, और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान यहाँ पर शिरकत के लिए मौजूद हैं इस गायबाना नमाज जनाजा में। इसके अलावा शहरियों की बड़ी तादाद इस नमाज जनाजा में शिरकत के लिए यहाँ मौजूद है। इस वक्त गुलपाशी की जा रही है अस्करी क़यादत पर, और जो अहले खाना है शहदा के कुछ वो भी यहाँ मौजूद हैं, और कौम के शहदा की ये गायबाना नमाज जनाजा है जिसकी अदायगी के लिए यहाँ पर ये सब मौजूद हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान यहाँ पर इस नमाज जनाजा में शिरकत के लिए मौजूद है। इसके अलावा दीगर सियासी कायदीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ज़िंदा कौमें अपने हीरोज़ को याद रखती हैं, और इस वक्त नमाज जनाजा जो गायबाना अदा की जा रही है उसमें सियासी और अस्करी क़यादत उन हीरोज़ को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए और उन हीरोज़ को सलाम पेश करने के लिए मौजूद है, और इस हवाले से हमने आपको आगाह किया है। अब वापस आते हैं DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की गुफ्तगू, जो कि एक मारकतुल आरा जो एक हमने फ़तह हासिल की है, उसके बाद ऐसी ही एक मारकतुल आरा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, और उसमें उनका ये कहना था कि कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं है, पाकिस्तान ने सीज़ फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की, कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी के वादे पर सख्ती से अमल पैरा है, और मुखालिफ फरीक ने खिलाफ वर्जी की तो फिर भरपूर जवाब देंगे। We don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda that has been generated. Pakistan never requested. On 10th of May, after that response and retribution, that just retribution, targeting not the civilians, but those military establishments, those units, those places from where the attack on the civilians, the innocent civilians, the children was made, once they were neutralized and taken out. And on the request and intervention of the international interlocutors, we responded to the already made request
of the Indians. एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद का यह कहना है कि पाक फ़ज़ाइया को भारतीय फ़ज़ाइया के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। राफेल बेहतरीन जंगी तैयारा है, असल बात पायलट की ट्रेनिंग की होती है। पाकिस्तान ने भारत के तमाम ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारों का बर वक्त पता लगाया। JF-17 थंडर तैयारे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। हमारी कामयाबी की असल वजह एयर चीफ की जहानत है। पाकिस्तान एयर डिफेंस ऑपरेशन में तमाम ड्रोन्स और मिसाइल्स की आमद मौजूद है। ड्रोन्स को जैम करके डेटा फराहमी की तकसीम को रोका, सॉफ्ट और हार्ड किल पॉलिसी बनाई। I am so thankful for Allah helped us in achieving whatever we desired, for being able to be up to the task for PF, as they say, second to none. I'll pick up from where I left day before yesterday. PF versus IF, 6-0. The real genius and the mastermind, the cerebrum behind the design and the aim and the structure, the game plan of PF was the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babad Sidhu. All these spots, all across the swath of drones and UAVs who are coming inside our territory, which is being picked up by all our radars from the moment they were entering, even before that. The anti-drone systems of Pakistan Air Force and Pakistan Army also, and Navy, they rendered the enemy US drones attacks ineffective by spoofing, jamming, and making their systems rendering them unserviceable. They were neutralized mid-air with the hard kill whenever they were coming close to any population or any area. Being in a sparsely populated area, they were left all alone and they were applied. इस कौम की माओं को सलाम, शोहदा की माओं को सलाम, उनकी फैमिलीज को सलाम। और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि ये उनकी ज़िंदगी का बेहतरीन लम्हा है, लेकिन ये उनकी ज़िंदगी का नहीं, ये हमारी ज़िंदगियों का भी एक बेहतरीन लम्हा है जो हमने विटनेस किया है, जिसमें पाक अफवाज को कामयाबी मिली है। और उसके साथ साथ हमने देखा है कि पाकिस्तानी अवाम ने भी भरपूर तरीके से अफवाज पाकिस्तान का और पाकिस्तानी हुकूमत का भरपूर तरीके से साथ दिया है और ये कामयाबी समेटी है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो कल की ब्रीफिंग थी उसकी हमने कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर की हैं, जो बातें हुई, जिस तरीके से एक्सप्लेन किया गया इस पूरे ऑपरेशन को, बुनियानुल मरसूस को, जिसमें हमने कामयाबी समेटी है, वो हमने आपके साथ शेयर की हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार शौकत पराचा साहब, इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब दिफाई तज्जियाकार में ज्वाइन करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। शौकत पराचा साहब, सबसे पहले तो जिस तरीके से ब्रीफ किया गया, कामयाबी जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान ने समेटी है बुनियानुल मरसूस में, उस पर आप क्या कहेंगे? कोई कसर छोड़ी नहीं हमने कि दुश्मन की तसल्ली ना हो। 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं जरूर बयान करना चाह रहा हूँ। नंबर 1 के हाई प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने 6-7 मई से लेकर 9-10 मई तक किसी सिविलियन पॉपुलेशन को नहीं छेड़ा। बारक्स इंडिया के जिन्होंने मस्जिदों को अटैक किया, 6 और 7 की दरमियानी रात को मस्जिदों पे ही सारे मिसाइल गिरे, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज ने सिर्फ उन जगहों पे अटैक किया जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुए थे। लिहाजा नंबर 1 एक चीज क्लियर होना चाहिए कि ये वो उस तरह की हॉस्टिलिटी नहीं थी पाकिस्तान की तरफ से, बल्कि जो डिफेंसिव मेजर था नेसेसरली टू सेफगार्ड इट्स मदर, वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया। और ये बाकायदा सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान ये प्लान तय हुआ था। और जो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुसल्लह अफवाज को ये अख्तियार दिया कि आप वक्त और जगह का तयन खुद करें। नंबर 2, दुनिया भर से कॉल्स आ रही थी, दुनिया भर को कॉल्स इधर से जा रही थी, लेकिन जब पाकिस्तान का ये काउंटर अटैक परसों वाले दिन गया आगे और इंडिया ने देखा कि उनकी तो तमाम बेसिस जो हैं और तमाम उनके जो इंस्टॉलेशन हैं वो तो जा रहे हैं, तो उसके बाद फिर वो अमेरिकन के पास पहुंचे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, और जो कल बात की भी सही DGI-SPR ने भी, और मेरा शो था उसमें नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा इसहाक डार साहब थे, उसमें भी उन्होंने यही बात की कि पाकिस्तान डिड नॉट बेग फॉर एनी सीज फायर। अमेरिकन की तरफ से, मार्को रूबियो की तरफ से जब फोन आया इसहाक डार साहब को कि इंडियन चाह रहे हैं सीज फायर हो जाए,
तो आप भी कर लें। तो इन्होंने कहा हम तो हैं ही अमन के लिए, हम तो सीज फायर के लिए तैयार हैं। तीसरी अहम चीज ये है कि इस 3 रोजा जंग, मैं कहता हूँ नेसेसरली ये जंग थी, ये इट वाज अटैक ऑन पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी फोर्सेस डिफेंडेड पाकिस्तान। इसमें लेटेस्ट जो वॉर टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल हुआ है। मसलन उनकी तरफ से राफेल इस वक्त दुनिया का सबसे जदीद हथियार है, जंगी जहाज। पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान का एक मैटर ऑफ प्राइड भी बना, दोनों जहाज ये वाला JF-17 थंडर और J-10C, किस तरह से पाकिस्तान का डिफेंस इंश्योर किया गया कि रडार सिस्टम उनके जैम किए गए और सॉफ्ट एंड हार्ड किल इक्विपमेंट के जरिए इंडियन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी उसको बिल्कुल ही फारिग करके पाकिस्तान ने रख दिया। यानी किसी को मालूम नहीं अटैक किधर से आ रहा है, कौन अटैक कर रहा है, उनका इतना अर्ली वार्निंग सिस्टम जैम हुआ। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव विन फॉर पाकिस्तान और अब सीज फायर के बाद यकीनन अमन की तरफ जा रहे हैं दोनों। बिल्कुल। तो ब्रिगेडियर वकार साहब, यहाँ पर मंदरजात कुछ शेयर किए हमने भी और शौकत पराचा साहब ने भी, लेकिन आप बताइएगा कि एक और जो सतह है उस पर भी पाकिस्तानी जो अफवाज हैं वो आगे नज़र आई हैं और उस पर भी हमारा मीडिया भी आगे नज़र आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितनी मिस इन्फॉर्मेशन, किसी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है इंडिया में और हमने कितनी ज़बरदस्त एक ब्रीफिंग दी है जिसकी मिसालें अब मीडिया भी दे रहा है, उनके जो लोग हैं वो भी दे रहे हैं। थैंक यू एक्सप्रेस फॉर गिविंग मी टाइम। मैं थोड़ी सी लंबी बात करूंगा, एक लाइटर टोन में और एक सीरियस टोन में, में टाइम दीजिएगा। ब्रिगेडियर साहब, माजरत, हमें इस वक्त जो है कट करना पड़ा और आपको पता है कि शोहदा हमारे सर का ताज है, माथे का झूमर है, तो उनको याद करना बहुत ज़रूरी था। आप अपनी बात को जारी रखिए और आप बता रहे थे कि आप कुछ लाइटर टोन में बात करेंगे और कुछ संजीदा बात भी होगी। जी थैंक यू वेरी मच। और लाइटर टोन में ये है कि भारत में 2 मुगल जो एम्परर उनके खिलाफ एक मुहिम चल रही थी बड़े अरसे से, जब से बीजेपी, और अभी सबसे ज्यादा औरंगजेब आलमगीर के अगेंस्ट, जिसमें जो है वो क्या हम उसकी कवर खोलें, इसका नाम मिटा दें। और एक है ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में कि जो बाबर की औलाद है। इंटरेस्टिंगली जो एयरफोर्स की जो कमांड और ऑपरेशनल से स्टाफ है उसमें एक AVM औरंगजेब है जिन्होंने ब्रीफ किया कल, और लोग कह रहे थे कि भाई ये 300 साल तो औरंगजेब का आपको खौफ रहा, एक और औरंगजेब आ गया है तो अगले 300 साल आपको एडजस्ट करना। और दूसरा ज़हीरुद्दीन बाबर एक मुगल एम्परर था और इधर एक चीफ है इनका। तो आई थिंक दिस इज जो आप बात कर रहे थे कि साइकोलॉजिकल डोमेन में पाकिस्तान ने कैसे इनको बीट किया है इंफॉर्मेशन डोमेन में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है, मैं सूरत अल-आदियात की 3 आयात हैं, वो सिर्फ आई जस्ट क्विकली कोट और उसका तर्जुमा, और फिर मैं लिंक करूंगा जो मौलाना अल्लामा खादिम रज़वी ने एक दफा बात की थी, इसकी वीडियो भी चल, विच इज आई थिंक वेरी सिग्निफिकेंट। कि टाइम एक बंदा बात कर जाता है और उस वक्त शायद समझ नहीं आई। अभी मैं रिलेट कर रहा था कि हाउ ट्रू इट बिकेम मॉडर्न टाइम में जो उन्होंने बात की। अच्छा, सूरत अल-आदियात में 4 आयात है। पहली, वल आदियात दबहन फलमूरियात कदहन फलमुगीरात सुबहन फसरन बिही नफन फवसतन बिही जमा। मेनली इसमें बताया गया है कि जब आप अल्लाह की राह में निकलते हैं तो अल्लाह जो है, जब जो मूवमेंट ऑफ फोर्सेस की और जो घोड़े जो डस्ट उड़ाते हैं, या और सुबह के टाइम पे, फजर के टाइम का भी जिक्र है, ये अटैक करते हैं डॉन पे, तो फिर अल्लाह की ताईद होती है और अल्लाह ताला की कसम देता है। और खादिम रज़वी साहब की आप वीडियो देखें, सुबह वो कहते हैं कि जब तो गौरी चलेगा छूट पटेगा ऑनेस्टली, और डस्ट उड़ेगी तो क्या अल्लाह ताला उसकी कसम नहीं खाएगा। सो आई थिंक दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। यहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए कि ये जो मार्का था या जो चल रही है लड़ाई, आई वुड से कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसमें सबसे पहला तो जो ईमान है आर्म फोर्सेस का, जहाँ तकवा ईमान तकवा जहाँ फी सबिलिल्लाह का नारा ऐसे नहीं दिया गया, बिकॉज जब आप फिजिकली एसिमेट्रिकली स्मॉलर हो और देखा जाए तो फोर्स स्ट्रक्चर, और एक औरा था भारत का, मैं तो कहता हूँ कि मोदी इतना बेवकूफ है कि एक फेक औरा तो था कि ये सबसे बड़ी रीजनल पावर है, ये हेजमॉन है, और किसी यार दोस्त ने कमेंट किया कि यार 2 साल पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी जो थी कहते हैं शैटर्स में है, डिफॉल्ट होने वाला है, फौज के खिलाफ एक कैंपेन थी, और एक तरफ जी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो कह रहे हैं 4th लार्जेस्ट हो जाएगी, आई डाउट इट नाउ, वॉर के बाद शायद वो 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ जाए।
और आप उठते हैं आगे से स्मैश कर देते हो, जिस तरह प्राचा साहब कह रहे थे आई गो इनटू ऑपरेशन डिटेल के हुआ क्या है। ऐसा नहीं है कि बनिया जो है वो सीधा जो है चला गया, अमेरिका में पहले भी हो चुका था, बिकॉज इतना नॉकआउट पंच लगा उसके मुंह पे। तो आई थिंक ऑल टोल्ड जो चारों पांचों डोमेन में लड़ाई हो रही है। हम जब बात करते थे हाइब्रिड वॉर की, मुझे याद है बड़ा मजाक होता था। हाइब्रिड वॉर इज अ रियलिटी। हाइब्रिड वॉर में एक तो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट है जो इस्तेमाल हुआ या हो रहा है, देन यू हैव डिप्लोमेटिक, जिसपे पाकिस्तान ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा मूव किया है। फिर आपका एक लीगल वॉरफेयर, लॉ वॉरफेयर, लाइक इंडस वाटर ट्रीटी में आप एक लॉ वॉरफेयर में फंस गए, आपने वहां भी लड़ना है, और इसमें यू हैव आपके पास एक्सपर्ट्स होने चाहिए इंटरनेशनल लॉ के जो फाइट करेंगे। इसी तरीके से फिर लीडरशिप है, ये बड़ा क्रिटिकल हाइब्रिड वॉर में कि जो लीडरशिप से विल है, लीडरशिप का माइंडसेट है, कितना प्रेशर, आजकल बड़ी हाई प्रेशर लड़ाई है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपने स्टार्ट में बात की थी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। लेट्स बी वेरी फ्रैंक, अभी प्रोपेगेंडा नहीं है, दिस इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। यहाँ पे आई थिंक पाकिस्तानी मीडिया ने, एंड मैं जाता भी हूँ एक्सप्रेस पे, बाकी चैनल ने लिटरली नॉकआउट पंच किया। तो उसमें आई थिंक फिर कॉन्ट्रीब्यूशन थी पाकिस्तानी कौम की रिजिलियंस है, पाकिस्तानी कौम का सेंस ऑफ ह्यूमर है, विच इज बीइंग अप्रिशिएटेड कि यार ये कौन लोग हैं, ये लड़ाई हो रही है। और ये अभी एक फतह मिसाइल की फायरिंग की तस्वीर जो बड़ी वायरल हुई है, जिसमें 7 गांव के लोग बैठे हुए, तो किसी ने कमेंट लगाया कि नंबरदार चक नंबर 303 इमाम बख्श ने अपनी निगरानी में फतह 1 मिसाइल फायर करा। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ सो आई थिंक ऑल टोल्ड, और बाकी अभी लोग मजाक करते थे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर न्यू जनरेशन के आज एक नई हिस्ट्री लिखी जा रही है और हम विटनेस है, और इंशाल्लाह ताला इट्स बिकम अ ग्लोरियस चैप्टर इन साउथ एशिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से जो भारतीय हैं वो बुखलाहट का शिकार दिखाई दे रहे हैं, बल्कि जिस तरीके से उनकी जो एक प्रेस ब्रीफिंग थी उसको कंपेयर किया गया, जो प्रेस ब्रीफिंग अफवाज पाकिस्तान की जानब से कल DGISPR ने रिप्रेजेंट किया, और उसमें जो पाक बहरिया और पाक फ़ज़ाइया का किरदार था वो भी उसमें बताया गया। जब भारतीय सहाफ़ी ने सवाल किया भारतीय DG एयर ऑपरेशन से राफेल गिरने से मुतालिक, तो वो बुखलाहट का शिकार दिखाई दिए। कहीं ना कहीं एक्सेप्ट तो उन्होंने भी कर लिया कि जंगों में नुकसान हुआ करते हैं, लेकिन काउंट जो है, तादाद जो है वो नहीं बताई। तो आपको लगता है कि अपनी शिकस्त उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से तस्लीम की है? जी बिल्कुल, इसमें आई थिंक ये कंपैरिजन भी हो रहा है, बॉडी लैंग्वेज पे भी हो रहा है। हाँ। जो तीनों सर्विसेज के उनके लोग थे, और ये आई थिंक जो स्पेशली उनके एयर रख थे, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बड़ा absurd सा जवाब दिया, क्योंकि लोग इंसिस्ट कर रहे थे जिनकी खबरें हैं, डिस्पाइट के। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो दिस वॉर हैज बीन सीन लाइव बाय US, चाइना, रशिया, वेस्टर्न सैटेलाइट्स है। अगर हमारी कैपेबिलिटी थी कि आप एक एक ड्रोन को वॉच करें, तो आपका अमेरिका को पता नहीं, एक एक राउंड, एक एक मोटर, एक एक आर्टिलरी, एक एक मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन और एयर जो मूवमेंट थी, दे वर वाचिंग लिटरली। इट वाज के समय ने, इससे एक वीडियो गेम होती है, उसमें ऊपर से आप देख रहे हो, तो ये बड़ा क्लियर है वेस्ट को भी। और ये जो कहते हैं कि जी व्हाट हैपेंड, व्हाट पुश, आई थिंक इट वाज प्रिसाइसली जब गए भारतीय वहां पे, कमांड गई इनके पास भाग के, तो फिर उन्होंने कहा होगा कि बच्चों अभी काफी कुछ पढ़ चुकी है, और लिटरली हालत भी, इफ यू हैव टाइम मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, टाइम जो है फिर चीजें रह जाती है। ये 200 किलोमीटर की भारत के अंदर अगर आप बेल्ट देखें, 200 से 250 किलोमीटर, आप ऊपर से स्टार्ट कर दें, एंड जस्ट इमेजिन जो मैप है उसमें लेह है इनका, ऊपर एक बेस है, ऑक्यूपाइड लद्दाख है, फिर आप जम्मू कश्मीर का इलाका है, फिर आप आ जाए इंडियन पंजाब, देन यू हैव राजस्थान, और फिर गुजरात, कुछ हरियाणा के इलाके, ये बॉर्डरिंग स्टेट्स कहलाते हैं। इसमें भी इमेजिन करें 200 किलोमीटर की एक पट्टी, जिसमें भारत के फॉरवर्ड एयर बेसिस हैं, जिसके अंदर उनके स्ट्रेटेजिक लेट्स रॉकेट फोर्सिंग है, इसके अंदर एयर डिफेंस यूनिट्स हैं, और हेडक्वार्टर्स हैं, मतलब आर्मी के हेडक्वार्टर्स भी हैं। अगर ये पट्टी में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये 70% तक डैमेज हो जाए, जस्ट इमेजिन, तो आप क्या करेंगे? बिकॉज यू नाउ डोंट हैव कैपेबिलिटी। आपने आई थिंक औरंगजेब ने मेंशन भी किया कि 2 दिन फिर एयरफोर्स वहां से उड़ी नहीं है, देन दे स्टार्टेड सेंडिंग ड्रोन। उसकी वजह ये भी थी मेनली कि बेसिकली इतना नुकसान हो चुका था, और दूसरा इतना फियर बैठ चुका था कि यार अगर फ्लाई करेंगे ये तो उड़ने नहीं देगा, और देन एयरफोर्स हैड डोमिनेटेड। तो इतना ज्यादा नुकसान, अभी एक सिर्फ मिसाल दूंगा उधमपुर की, ज्यादा बात नहीं हो रही। उधमपुर में एक पास 400 जो 400 किलोमीटर कवर करता है, उसकी बैटरी को स्मैश किया। भारत के पास लिमिटेड बैटरी, और एक बैटरी $1.5 अरब थे, नंबर ऑफ रॉकेट लॉन्चर होते हैं।
लेट्स से डिफेंस सिस्टम लगाई है। और साथ उधमपुर में नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर भी है, यानी कि वहाँ पे उनको आर्मी कमांडर कहते हैं लोग। तो पूरे कश्मीर की, ऑक्युपाइड कश्मीर की कमांडर है वो वहाँ बैठता है, और उसके ऊपर नगरोटा है, उसको हिट किया गया, वहाँ और कमांडर बैठता है। तो आई थिंक इट वाज अ ह्यूज साइकोलॉजिकल ब्लो, मिलिट्री ब्लो। साइकोलॉजिकल ब्लो तो है ही है, उसके साथ साथ जो मिलिटरली और उसके साथ हमने जो अपनी मीडिया के जरिए, अपने इसके जरिए उनको शिकस्त दी है, वो भी सबके सामने है। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी, अहम खबर से आगाज करते हैं। कराची स्टॉक मार्केट में बड़ी तेजी, इंडेक्स में तकरीबन 10,000 पॉइंट्स का देखने में आया और 100 इंडेक्स में तारीखी तेजी पर कारोबार को 1 घंटे के लिए रोक दिया गया। कारोबार का आगाज होते ही कारोबार में जबरदस्त तेजी देखी गई है, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त आबिद सुलैरी साहब मौजूद हैं, हमारे मुअश्शिद हैं। आबिद साहब, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कि इस वक्त ये जो तेजी देखी जा रही है, इसके क्या मुहरकात है पीछे, और बताइएगा कि इस तेजी के बाद जो जबरदस्त रिकॉर्ड देखा जा रहा है वो कितना सिग्निफिकेंट है? डॉक्टर आबिद साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, दो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। पहला तो जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी थी और भारत ने जो एक जंग पाकिस्तान पे इम्पोज की थी, उसके नतीजे में जो अनसर्टेनिटी आई थी, उसका खात्मा, और दूसरा पाकिस्तान का IMF के साथ प्रोग्राम जो है वो अप्रूव हो जाना। 9 मई को ये सोचा जा रहा था और भारत इस पर अपनी पूरी कोशिश की थी उसने कि ये प्रोग्राम पाकिस्तान का जो है, जो कि एक लाइफ लाइन समझा जा रहा था पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, इसको डिस्टर्ब करे। तो ये दोनों ऐसे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिसमें कि इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दिया है। और स्टॉक मार्केट जो कि 7 मई के बाद हमने देखा था कि उसमें जो इन्वेस्टर्स जो थे वो विड्रॉ कर रहे थे, दोबारा से वो उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस का इजहार किया है पाकिस्तानी स्टॉक्स पे और मार्केट पे। और इसी को जो है, चूंकि 1 घंटे में इतनी ज़्यादा उसमें तेज़ी आई कि हॉल्ट करना पड़ा ट्रेडिंग को, और 1 घंटे के बाद ये दोबारा ऑपरेशन जो है स्टार्ट हो रहे होंगे। राइट। तो डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो ये रिकॉर्ड बन रहे हैं, इस पे ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि जब इस तरह से तेज़ी से मार्केट ऊपर जाती है तो उसके क्या असरात मुरतब होते हैं, हमारी नाज़रीन को भी बताइएगा। एक किसी भी मईशत के लिए ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि उस पर एतमाद किया जा रहा है, इन्वेस्टर जो हैं वो उस पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं। तो ये जो पिछला 1 हफ्ता हमारा गुजरा अनसर्टेनिटी का और उसमें जो कैओस था, उसके खात्मे की ये एक बड़ी वाज़ेह निशानी है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का इतना पॉलिश करना। ठीक है। और डॉक्टर साहब, इन फ्यूचर क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि स्टॉक में कितना पोटेंशियल है, आप क्या देख रहे हैं? और दूसरा ये कि स्टॉक्स जो होते हैं वो बैरोमीटर होता है, जाहिर है कि उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। अगर हालात बेहतर रहते हैं तो उसमें तेजी आएगी, खुदा न खास्ता अगर कुछ उसमें फ्रेजिलिटी आती है तो स्टॉक्स में नीचे आते हैं। सो इट्स जस्ट एन इंडिकेटर। पहले भी सर हम 1 लाख से ऊपर तक जाते रहे हैं, तो फिलहाल की जो तेजी है जिसके बाद 1 घंटे के लिए रोकना भी पड़ा है कारोबार को। 12 तारीख को जो आज जो मीटिंग हो रही है दोनों DGMOs की, उसके नतीजे में अगर कोई पॉजिटिव न्यूज मिलती है तो ये तेजी बरकरार रहेगी। तो अभी आज के दिन की अगर बात करें तो आज के दिन के लिए तो ये खुशाइंद है कि इतना तेजी से रिकॉर्ड किया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त की सूरत हाल ताज़ा तरीन जो कराची स्टॉक एक्सचेंज की हमने शेयर की। बहुत सारी अच्छी खबरें आ रही हैं इर्द गिर्द, वो आपसे शेयर करते चले जा रहे हैं। मजीद अच्छी खबरें भी शेयर करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब हम याद करेंगे मुमताज़ अदीब और अजीम मज़ाहिया शायर सैयद ज़मीर जाफ़री को, जिनको हमसे बिछड़े 26 बरस बीत गए, लेकिन उनकी लिखी हुई किताबें आज भी जिंदा हैं। सैयद ज़मीर जाफ़री का असल नाम ज़मीर हुसैन शाह था। वो 1 जनवरी 1916 को एक मुअज़्ज़ज़ सादात घराने में पैदा हुए। उनका ख़ानदान इल्म और अदब के हवाले से पूरे इलाके में मुनफरिद और मुमताज़ हैसियत रखता है। इब्तदाई उम्र ही से उनकी शगुफ्ता मिजाजी की धूम थी। हाजिर जवाबी और गुल अफशानी गुफ्तार उनके इम्तियाजी औसाफ थे। अब इस ज़राफ़त को हम याद कर रहे थे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। टॉप ऑफ द आवर अपना सेगमेंट शामिल करते हैं निकले तेरी तलाश में, जिसमें बात हो रही है कि क्या किसी आर्किटेक्चर या फ़न तामीर को पाकिस्तान का नुमाइंदा फ़न तामीर कहा जा सकता है। आइए चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब हमारे मेहमान,
और हर हफ्ते मेहमान होते हैं और हर हफ्ते हम उनसे एक दिलचस्प सवाल पूछते हैं। आज का जो सवाल है वो आर्किटेक्चर के हवाले से है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान का नुमाइंदा आर्किटेक्चर किसको कहा जाता है, कहा जा सकता है? यानी ये मैं इस सवाल से भी पूछता हूँ कि एक दो जगहों पे मैंने आपको सुना है कि आप कहते हैं कि शायद हम कह सकते हैं जो गिलगित बल्तिस्तान की खानकाहें हैं उनको नुमाइंदा आर्किटेक्चर कह सकते हैं, या कुछ और है? यानी फिर पूरा एक मुग़ल पीरियड भी गुजरता है, बहुत कदीम तहजीब और उसके हवाले से भी आर्किटेक्चर हमारे पास मौजूद है। अब मुश्किल है, लेकिन मतलब कोई नुमाइंदा आर्किटेक्चर भी हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान या इंडस सिविलाइजेशन या ये वाला खित्ता है इसका नुमाइंदा तरीन आर्किटेक्चर क्या हो सकता है? आर्किटेक्चर बुनियादी तौर पे बहुत सारी चीज़ों पे मुश्तमिल है। मतलब उसमें बुनियादी चीज़ तो मकानियत है ना, कि इंसान ने जहाँ रहना है उसको किस तरह, ठीक। और जाहिर है कि वो जो आबो हवा है लोकल, उसके हिसाब से वो होगा। यानी हैदराबाद में जाएं या पता नहीं है या नहीं, वो उनको शायद हवाबाद कहते हैं। ईरान से ये आया सिलसिला, और वो ऊंचे से रोशनदान से ऊपर से हवा आती है और नीचे सारे कमरों में चली जा रही, क्योंकि बिजली नहीं थी उस ज़माने में। हमारे गांव में आप देख लें कि जब बिजली नहीं आई थी तो बिजली की कमी को महसूस नहीं किया जाता। घर ऐसे थे, कच्चे थे, और एक ख़ास उनमें टेम्परेचर था, उसको बनाया इस तरह जाता था कि वहाँ पे वो सारे, मैं यहाँ पे जो है मुबारक हवेली, जून जुलाई के महीने से शदीद गर्मी थी, तो मेरे एक दोस्त थे वहाँ, तो मुझे खाने के लिए ले गए। तो एक कमरे के अंदर गए, उससे अगले कमरे, उससे पिछले कमरे में गए। यकीन कीजिए कि वहाँ सर्दी थी जून जुलाई में, क्योंकि दीवारें इतनी दबीज थी। अब जहाँ तक उसकी नुमाइश का तल्लक है, तो विजुअल्स जो हैं कहीं भी प्योर नहीं होते, वो हमेशा मिक्सचर होते हैं। ठीक। यानी आप वाज़ेह तौर पे ये नहीं कह सकते कि ये जी इस्लामी आर्किटेक्चर ये है, पाकिस्तानी ये है, इंडियन ये है, वाज़ेह तौर पे नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंसेस आते हैं, वो उन पे असरअंदाज होते हैं, और उस हिसाब से मसलन दो सिर्फ मैं मिसालें दूँगा। एक तो ये है कि आप बादशाही मस्जिद जाते रहते और आप दूर से देखें, और अगर आप अवेयर नहीं हैं तो बादशाही मस्जिद के साथ रंजीत सिंह की, महाराजा रंजीत सिंह की मड़ी है, आप उनमें तखसीस नहीं कर सकते दूर से। वो दोनों मस्जिदें लगती, वही गुंबद हैं, वही सारा कुछ है। और जिस तरह के लोकल क़दामत जो है वो जो है आर्किटेक्चर में बिल्डिंगों में, वो नामालूम तरीके से चली आती है। आपको इल्म भी नहीं होता कि भाई ये जो चीज़ हम बना रहे हैं, ये इसका क्या मतलब फ़ायदा क्या है, या ये कहाँ से आई है। मतलब मुझे पहली मरतबा बहाव की रिसर्च के दौरान पता चला कि जो घड़े होते हैं, जी जी, उनके ऊपर जो नक्शो निगार होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट सी मछलियाँ होती हैं जी, और हज़ारों 5-6 हज़ार साल से वो चला आ रहा है। तो वो सारी इसी तरह ही आप यहाँ देखेंगे बर्र-ए-सग़ीर में सिर्फ मस्जिदें जितनी है, मैं फिर बादशाही मस्जिद की मिसाल दी, उनके गुंबदों के ऊपर कल्स हैं जो मंदिरों के ऊपर हो। जी जी, ये लोकल इम्पैक्ट, ओके, यानी इंडियन। और वो कल्स भी एग्जैक्टली नहीं है, वो जिस तरह पगोड़ा होता है बुद्धिस्ट, छतरियाँ होती हैं उसकी स्तूपा की 7 होती हैं। आप कभी गौर से देखिएगा कि कल्स जो पुराने थे कम अज़ कम, एक तो वो सुनहरी होते हैं ऑलवेज, और उनके दोनों मंदिरों के भी होते हैं, बुद्धिस्ट टेम्पल्स के भी होते हैं। हमारी जो मसाजिद है उनके ऊपर वो कल्स की, और उसको मायूब इसलिए नहीं समझा जाता कि वो लोकल कल्चर है जी। तो इसलिए ये सारा कुछ आप प्योर नहीं कह सकते। मुझे एक दफ़ा पूछा गया पाकिस्तानी आर्किटेक्चर के हवाले से, तो मैंने यही कहा कि भाई ये बदलता रहता है, मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसेस आते रहते हैं। अब हमने इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद तामीर कर ली, उसका कोई जोड़ नहीं है बाकी लैंडस्केप के साथ। यानी जो मुग़ल आर्किटेक्चर है या यहाँ का लोकल है वो तो मध्यम हो जाता है ना, क्योंकि लैंडस्केप के हवाले से हो जाता है। अगेन जो टर्किश आर्किटेक्चर है,
आप देखें कि आया सोफिया जो है वो माँ है टर्किश मॉस्क की, जो एक चर्च है, उसी की एग्जैक्टली सवाए इसके कि इनके गिर्द मीनार बना दिए गए। जितनी मसाजिद हैं टर्किश वो आया सोफिया के पैटर्न पे है। समझ हो कि सलमान अली शान ने बुलाया अपने सन्नान को, मेमार को, तो उसने कहा कि भाई इसका चर्चा बहुत होता है आया सोफिया का, तो आप एक ऐसी मस्जिद डिज़ाइन करो जो इसको मांद कर जाए। बहुत बड़ा आर्किटेक्ट था सन्नान, उसकी तफसील में मैं नहीं जाता, तो उसने ये कहा कि ऐ मेरे सुल्तान, मैं जो कुछ भी क्रिएट कर लूँ, बट लोग यही कहेंगे कि ठीक है ये बहुत खूबसूरत है मस्जिद, लेकिन आया सोफिया का वही जवाब नहीं। यानी आप उसको सरपास नहीं कर सकते। एक तरीका है, वो तरीका ये है कि मैं इसकी एग्जैक्ट कॉपी करूं और इतनी खूबसूरत करूं कि लोग कहें कि ये। और ब्लू मॉस्क जो है वो आया सोफिया का डायरेक्ट मतलब है कि एक वही पैटर्न है, सारा कुछ वही है, वही गुंबद है, वही सून है, लेकिन उसमें जब कंपैरिजन होता है तो आया सोफिया ज़ाहिर है 1500 साल पुरानी, मेरा ख्याल दुनिया का सबसे पुराना स्ट्रक्चर जो अभी तक कायम, वो भारी लगता है। जबकि जो ब्लू मॉस्क है वो लगता है कि जैसे फ्लोट कर रही है। चुनाचे ये कहना, अब मस्जिद कर्तबा में जितने सतून हैं वो सारे रोमन खंडरों से लिए गए। कुव्वत इस्लाम मस्जिद जो है अपना कुतुब मीनार के साथ ऐबक ने जो बनवाई थी और बाद में अल्तमश वगैरह ने, उसके जितने पत्थर हैं वो मंदिरों से लिए गए, क्योंकि वो मतलब उस ज़माने में उसका पैटर्न ही यही था। बल्कि सोमच हो को कुछ बहुत ज़्यादा एहतियात भी नहीं बरती, उनमें मूर्तियाँ भी अभी तक कायम। चुनांचे जब तक जो है आर्किटेक्चर वो हमेशा मुकामी जो रसूम है उनसे वो मुतासर होता है और बाहर को भी वो उसी तरह कबूल करता है। तो मैंने जो कर्ज की बात की थी, तो आप कभी गौर कीजिए कि दुनिया भर में कहीं किसी मस्जिद के गुंबद पे कर्ज इस तरह के नहीं होते, सिवाय बर्रे सगीर के। ईरानी गुंबद आप देखें, ईरानी प्लेन गुंबद। तो ये बहुत तवील एक सिलसिला है। जिस तरह मस्जिद शौदा तामीर हुई तो ये पुरानी बात, तो उस पर बहस चल निकली कि ये इस्लामिक नहीं है। तो मुझे भी उन दिनों खत था कुछ लिखने लिखाने का, पाकिस्तान टाइम वाहिद था, तो उसमें मैंने एक ख़त लिखा था आर्टिकल नुमा, और उसमें मैंने यही साबित किया था कि जी टोटल इस्लामिक कोई शय है नहीं। अरब में तो कोई आर्किटेक्चर था ही नहीं ना, वो तो फिर बाद में ईरान की तरफ से बिलाद शाम की तरफ से सारा कुछ आया। लेकिन हमने ये प्रज्यूम कर लिया हुआ है कि उसमें गुंबद भी हो और उसमें मीनार भी हो। हमारी जितनी मस्जिदें नॉर्थ अमेरिका में बन रही हैं उनमें बेशतर में मीनार नहीं है, गुंबद भी नहीं है, प्लेन। चुनांचे आर्किटेक्चर उस खित्ते के हवाले से होता है। और आखिरी बात ये है कि मसलन बादशाही मस्जिद जो है या बाकी सारी मस्जिद, उनमें सहन बहुत बड़ा होता है क्योंकि गर्मी होती। टर्की में आप देखें तो सारी कवर्ड होती, सहन नहीं होता। तो आर्किटेक्चर के बारे में ये कहना कि जी ये इस्लामी है, ये गैर इस्लामी है, ये इराकी है, ईरानी है, आप डेफिनेट नहीं कह सकते। बहुत शुक्रिया तार साहब। अगले हफ्ते फिर नाज़रीन मुलाकात होगी तार साहब के साथ किसी नए सवाल के साथ। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक। जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको कहा था कि अच्छी अच्छी खबरें ही आज आपको सुनाएंगे, तो जनाब बॉक्सिंग के मैदान से भी एक अच्छी खबर है। बॉक्सिंग में पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनने वाली आलिया सूमरो से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। कराची के इलाके लियारी से इनका ताल्लुक है और लियारी से ताल्लुक रखने वाली आलिया सूमरो ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फाइट जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। थाईलैंड के शहर बैंकॉक में होने वाली जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट थी, आलिया सूमरो ने अपने मद्दे मुकाबिल थाई बॉक्सर को नॉकआउट करके फतह अपने नाम की है और
ITL बॉक्सिंग प्रमोशन के तहत वर्ल्ड साइंस स्टेडियम में आलिया सुमरो ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग की 10 राउंड की फाइट के चौथे राउंड में कामयाबी हासिल की और WBA एशिया की अगर बात करें तो 105 पाउंड की कैटेगरी में कामयाबी पाने वाली आलिया सुमरो ने इससे कबल कई ममालिक में मुकाबले जीतकर बॉक्सिंग रिंग में अपनी मुनफरिद पहचान बना रखी है। और आलिया सुमरो की अगस्त में भारतीय खातून बॉक्सर के साथ भी चैलेंज फाइट तय है और उसी के हवाले से मजीद उन्हीं से जान लेते हैं। जी हाँ, हमारी चैंपियन या सुमरो हमारे साथ एक्सक्लूसिवली एक्सप्रेसो पे मौजूद है। सबसे पहले हमने कहा आपकी मुलाकात करवाते हैं अपनी चैंपियन से। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग आलिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आलिया, हमें बड़ा फ़ख्र है आप पर। आप बताइए कि आपको टाइटल जीतकर कैसा लग रहा है और कितनी मेहनत की थी आपने ख़ास तौर पर इस चैंपियनशिप के लिए? डू यू नो दैट कि जब बड़ी मेहनत करो और अपने लिए स्पॉन्सर खुद ढूंढें और सब कुछ अपने लिए आप खुद ढूंढें और यू नो दैट कि आपको बाहर जाना है, आपने स्पॉन्सर खुद करना है और फिर यू आर बिलोंग्स टू द पुअर फैमिली, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं। तो यू नो दैट कि बहुत ज़्यादा मसले मसाइल, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने के बाद जो है मेरे पास टाइटल मौजूद है। तो डू यू नो दैट कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपनी खुशी का इजहार भी नहीं कर सकती। टाइटल के बाद फिर आप सारी मुश्किलात भूल गई होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, जब हम एक एजाज़ हासिल करते हैं तो फिर आपको पता है कि सब कुछ भूल जाते हैं और फर्स्ट राउंड में 45 सेकंड में नॉकआउट करना तो बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल ऐसा ही, यही पूछने वाला था कि कितना सख्त मुकाबला था, कोई ख़ास तकनीक इस्तेमाल की आपने जीतने के लिए? हाँ, IQ लेवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आपको किसी प्लेयर के साथ खेलना है ना तो आपको उसका IQ लेवल से ही आप उसको समझ सकते हैं कि बॉक्सर आपको किस तरीके से ट्रीट करना जा रहा है। अच्छा, तो आलिया ये क्या पहले आप जज करती हैं उसको या उससे पहले आपने उन जो प्लेयर्स हैं इनकी फाइट्स वगैरह देखी होती है, उनकी टेक्निक से आप आगाह होते हैं और फिर आपको आसानी हो जाती है उसको समझने में कि वो कौन सी टेक्निक यूज़ करने वाला है? नहीं, कोई फाइट शाइट तो नहीं देखते क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो उसका चैनल क्या है और वो कौन से सोशल मीडिया पर है, इंस्टा पर है, फेसबुक पर है, तो इतना जो है हम उस पर इंटरेस्टेड नहीं होते। लेकिन जब बॉक्सर रिंग में इंटर होता है ना तो पता लग जाता है कि वो किस तरीके से खेलने वाला है और लेफ्ट हैंडी और राइट हैंडी जो होता है ना तो ये पता चल जाता है कि लेफ्टी कैसे खेलेगा और राइटी कैसे खेलेगा। राइट, और इस वक्त हम आप देख सकते हैं कि जो बेल्ट आप जीत कर लेकर आए हैं ये तो आपसे भी बड़ी लग रही है, तो ये बताइएगा कितने एजाज़ात आपने जो है इस वक्त तक समेटे हैं? मैं इमेच्योर बॉक्सिंग खेलती रही, तकरीबन 12 साल से इमेच्योर बॉक्सिंग खेलती रही और आफ्टर 13 ईयर्स मैंने अभी 12 ईयर्स तो मैंने अभी स्टार्ट किया है अपना प्रोफेशनल बॉक्सिंग। पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल बॉक्सर जिन्होंने अपने लिए फाइट खेला भी और एक एजाज़ भी हासिल किया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, हमें बहुत फ़ख्र है आप पर आलिया। मुझे ये बताएं कि कब से बॉक्सिंग का शौक़ आपको पैदा हुआ या किसको देखकर आप इंस्पायर हुई या इम्प्रेस हुई और आपने सोचा कि मुझे भी यही करना है? मैं इंस्पायर ऐसे हुई थी कि मेरे पर नानो बॉक्सर थे और घर में हिस्ट्री चल रही थी तो उनको ही देख के मतलब शौक़ पैदा हुआ। तो फिर बाबा ने भी रोका नहीं क्योंकि क्लब भी रास्ते में जब बाबा के साथ और मामा के साथ जा रही थी कहीं पर तो मामा के चाचू थे वो बॉक्सिंग करवा रहे थे। तो फिर मैंने मामा को कहा जो स्टोरी आप सुना रही थी वो ये बॉक्सिंग होती है? तो उन्होंने कहा जी। उस वक्त मैं मैक्सिमम 6 साल की थी जब मैंने स्टार्ट लिया था बॉक्सिंग का। ज़बरदस्त। वैसे तो आपका ताल्लुक लियारी से है, तो लियारी फुटबॉल के लिए, रैप म्यूज़िक के लिए बड़ा वर्सेटाइल इलाका है जहाँ पर रहने वाले मकीन जो है हर शोबे में तरक्की कर रहे हैं, हर शोबे में नाम कमा रहे हैं। तो आप बताइएगा कि कितना सपोर्टिव था आपके लिए आपके घर का इन्वायरमेंट, आपके इलाके का इन्वायरमेंट और जहाँ आप अगर पढ़ने जाती हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट? सबसे पहले तो आपको पता है कि लियारी है तो लोग तो एक वक्त था लोग बोलते थे कि लियारी ना जाओ, ये गैंगवार का एरिया है, ये है वो है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लियारी बॉक्सिंग और फुटबॉल का घर है जिसकी वजह से इनको जाना जाता है। तो आपको आप ये भी नहीं जानते होंगे कि स्पोर्ट्स के हवाले से आप लियारी में कदम रखिए, जगह जगह से आपको टैलेंट मिलता रहेगा।
ज़बरदस्त, बिल्कुल। और एक उनमें से जो टैलेंटेड लड़की है वो हमारे सामने बैठी है, इस वक्त नेशनल स्क्रीन पर बैठी हुई है। अच्छा आलिया, आपने बहुत सारे आलमी मुकाबले जीते हैं, अपनी पहचान आपने खुद बनाई है। जो अगस्त में आपकी फ़ाइट है भारतीय जो प्लेयर है उसके अगेंस्ट, उसके लिए कैसी तैयारी है और उसके लिए किस तरह की एक्साइटमेंट है? उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज़ ये मैंने ओपन चैलेंज उसको मीडिया में बैठ के किया था कि मैं भारतीय बॉक्सर के साथ खेलूंगी और उसको हरा के जीत अपने नाम करूंगी। तो जिस वक्त अगर मैं भारतीय बॉक्सर को हरा दूंगी तो मेरा ये ख्वाब पूरा हो जाएगा कि मैं एक अच्छी बॉक्सर भी हूँ और मैं एक प्रोफेशनल बॉक्सर, एक लेवल तक मैं खेल रही हूँ। जो लोग मुझे पिछले व्यू पे कह रहे थे कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, और यहाँ तक कि फेडरेशंस ने भी बड़े बैड वर्ड यूज़ किए, सपोर्ट नहीं किया, पाकिस्तान टीम से 3 बार काटा गया। फिर उसके बाद जो है मैंने अपनी मदद आप इमेच्योर छोड़कर प्रोफेशनल में आई और फर्स्ट फाइट खेलने के साथ अपना नाम कमाया। और उम्मीद है कि जिन्होंने मुझे अभी स्पॉन्सर किया है, हुसैन असलम भट्टी HB वाले, करंट फाउंडेशन और नबील कबूल साहब, नादिर कबूल साहब, ये वक्तन फ़वक्तन मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि मैं पाकिस्तान को एजाज़ात देती रहूँगी। जिस तरीके से अभी लास्ट टाइम CM मुराद अली शाह ने जो है मेरी स्पोर्ट की बात की है, तो उम्मीद है कि वो मुझे इसी तरह स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप देंगे तो मैं पाकिस्तान का नाम रोशन ज़रूर करूँगी। बिल्कुल आलिया, इंशाल्लाह। और आपका जो आज़म है वो भी काबिल सताइश है। अभी हम बताइएगा कि आप मज़ीद किन मुकाबलों में हिस्सा लेना चाह रही हैं, मुस्तकबिल में आपके क्या प्लान्स हैं? अभी मैं लास्ट टाइम मैंने थाई के साथ खेला, आने वाले प्रोग्राम में जो है मैं अभी भारतीय बॉक्सर के साथ खेलूंगी, जिसके लिए मैं वीबा टाइटल के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ, जो कि वुमेन इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का टाइटल है, एशियन टाइटल कहलाता है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये टाइटल भी मैं जीतूंगी। और फाइट की डिटेल्स और ट्रेनिंग की बात की जाए तो इंशाल्लाह 2 मंथ कैंप मेरा थाईलैंड में होगा, देन आफ्टर आई एम गोइंग टू द दुबई और वहाँ फिर फाइट होगा। ज़बरदस्त। और आलिया, जिस तरह से भी आप अपनी मुश्किलात का जिक्र कर रही थी, स्पॉन्सर्स की मसाइल, हमारे बहुत सारे एथलीट्स को, हमारे बहुत सारे प्लेयर्स को ये मसाइल रहते हैं, और ख़ासतौर पे उन लोगों को आपने जिक्र किया जो आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे और जो कह रहे थे कि आप कुछ नहीं कर सकोगी। आपने उनको कुछ करके दिखा दिया और आगे भी आप ऐसे ही करेंगे। आपने ऐसे लोगों की बातों पर कान नहीं धरने। आप हमारी चैंपियन है, आप फ़ख्र है पाकिस्तान का, और इसी तरीके से आप अपना और मुल्क का जो नाम है वो रोशन करती रहेंगी। मुझे ये बताएं कि जिस तरीके की आप प्रोफेशनल बॉक्सर और जो मैं देख रही हूँ आपकी परफॉर्मेंस और पूरी सारी ऑडियंस देख रही है इस वक्त जो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, उसके बाद कोई दोस्तें वोस्तें डरती तो नहीं है आपकी? एक तो अपने स्कूल के हवाले से बताया कि किस क्लास में आप पढ़ती हैं या क्या एजुकेशन में इस वक्त आप क्या कर रही हैं, तो आपकी जो फ्रेंड सर्कल है वो आपसे डरता तो नहीं है? ऐसे ही है, मैं इकरा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है मेरा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब कि मैं हमारा एक स्पोर्ट्स का एक कहते हैं कि स्पोर्ट्स कोटा होता है, हाँ। तो लाइक हमारा ऐसे ही स्पोर्ट्स कोटा बना हुआ है। और बाकी जो हमारे क्लास फेलोज हैं, तो जब भी कोई लड़ाई होती है तो वो कहते हैं रुक जाओ, हमारी फ्रेंड जो है ना वो बॉक्सर है, हमसे पंगा नहीं लो, सोच समझ के पंगा लेना। तो ये वाला जो सीन है, ये वाला जो आपका स्वैग है, घर में भी चलता है? घर में भी बहन भाइयों के साथ भी? हाँ, सबके साथ बदमाशी तो चल रही होती है। अच्छा आलिया, ये बताइएगा कि अभी आपने बताया स्पॉन्सर्स के मसाइल के हवाले से, यूँ तो मर्दों को, जो मर्द खिलाड़ी हैं उनको भी बहुत स्पॉन्सर्स के मसाइल होते हैं, पर ख़वातीन को बताइएगा कि क्या उनको ज़्यादा इस तरह के स्पॉन्सर्स के मसाइल का सामना करना पड़ता है? और जो लोग अब मुस्तकबिल में इसी तरह की चैम्पियनशिप खेलने की प्लानिंग कर रहे हैं, शिरकत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मैसेज देंगे उनको? आपको पता है कि स्पॉन्सरशिप लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो मैक्सिमम टीन एज की लड़कियां होती हैं और माहौल के हिसाब से लोग हज़ारों बातें भी करते हैं, और फिर ये है कि काफ़ी बातें मुझ पर भी की गई। लेकिन जो आपको स्पॉन्सरशिप करने वाले होते हैं ना, वो आपसे सवाल नहीं करते, वो फौरी आपको स्पॉन्सर करते हैं। और लड़कों के लिए तो बड़ा इजी हो जाता है, आपको पता है कि वो किसी भी बिजनेसमैन के पास जाके उसको यकीन दिलानी करवाते हैं कि भाई आप मुझे स्पॉन्सर करें और हम आपके लिए खेलेंगे और आपको टाइटल लेके देंगे। तो ये बड़ा लड़कों के लिए आसान है, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये मामला देखना और उसको फेस करना। और उम्मीद है कि आगे जिस तरीके से मेरे मॉर्निंग शोज़ चल रहे हैं और इस शो से भी मुझे लोग देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे जाके मुझे स्पॉन्सर्स
ढूंढने नहीं पड़ेंगे, लोग इंशाल्लाह मेरे पास आएंगे इंशाल्लाह। और ऐसा ही होगा आलिया, आप हमारा फख्र हैं और आप इस तरीके से ही, जिस तरह से जो आपका टैलेंट है ना, वही आपकी पहचान है और वही काफ़ी है। आपने किसी की बातों पर कान नहीं धरने और जो दूसरे मसाइल है, जो दीगर मसाइल है, वो भी आपकी राह में रुकावट जैसे अभी नहीं बने, इंशाल्लाह आगे भी नहीं बनेंगे। आपका बहुत शुक्रिया आलिया सोमरो हमारे साथ मौजूद थी। और हम रिक्वेस्ट करेंगे जी, जो स्पॉन्सर्स हैं, जो हमारी जो हुकूमत है, उससे भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, ये हमारा टैलेंट है, ये हमारी पहचान बनती हैं, ये खवातीन है जिनको देखकर बहुत सारी और खवातीन इंस्पायर होती है और इस तरह की गेम्स में पार्टिसिपेट करती हैं। तो इनके लिए ज़रा इनको खास तवज्जो दीजिए, इनके जो स्पॉन्सरशिप के मसाइल हैं उन्हें हल कीजिए, ताकि ये मुल्क और कौम का नाम ऐसे ही रोशन करती रहे। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। अब कुछ बात करते हैं खेल की दुनिया की। पाक भारत कशीदगी के बायस मुअत्तल की गई जो PSL के हवाले से कुछ मस्बत खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं। सीज फायर के ऐलान के बाद PSL इंतजामिया अब मुतहरिक दिखाई दे रही है। फ्रेंचाइजर से राबते जारी हैं और जो मुकामी खिलाड़ी हैं उनको भी ज़हनी तौर पर तैयार रहने की हिदायत जारी की गई हैं। ज़राए के मुताबिक बाकी मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में, जबकि फाइनल गद्दाफी स्टेडियम में करवाने की तैयारियां की जा रही हैं। ये भी खबरें हैं। और दूसरी जानिब भारत ने भी दोनों ममालिक के दरमियान जो जंगी तनाव है उसमें कमी को देखते हुए IPL के बकिया मैचेस करवाने पर गौर शुरू कर दिया है। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तानी मैदानों में एक्शन में नजर आएंगे? क्या शायकीन क्रिकेट को वही जोश और खरोश दोबारा देखने को मिलेगा? इस पर हमने बात करनी। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर ऑफ क्रिकेट स्पोर्ट्स के सीनियर तजज़ियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह खैर अली, आपको भी और हिना आपको भी। बिल्कुल ठीक। मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले तो एक सवाल जो गर्दिश कर रहा है कि सीज फायर वाकई आपको इतना मुस्तहकम लगता है कि इसकी बुनियाद पर PSL जैसे बड़े इवेंट को दोबारा बहाल कर दिया जाए? देखिए, अभी तक तो कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ है, लेकिन दोनों तरफ से ये कहा गया है कि जंग बंदी हो गई है और उसके बाद सन्नाटा है, कोई इतनी ज्यादा पेशरफ नहीं हुई है। तो उसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि सीज फायर के होने की वजह से जो है PSL अपने जो है कोशिश की जा रही है कि PSL मुकर्ररा वक्त पर हो। इस तरह से IPL के मुंतजमीन भी कोशिशों में मसरूफ। उन्होंने तो कहा था कि 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया है। PSL के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया था, लेकिन इस बात के, जिस तरह से हिना कह रही थी कि इस बात के इम्कानात बड़े रोशन है, जो फ्रेंचाइजीज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बातचीत हो रही है और जिस तरह से सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस बकिया 8 मैचेस को खत्म किया जाए। और भारत को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं है। उसके 74 मैचेस होने थे और उसका 58वां मैच था कि जो कि दिल्ली कैपिटल और वहां पर जारी था धर्मशाला में, और उस मैच को जो है वो कैंसिल किया गया। तो उनको एक मैच का 125 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है भारत को। तो ज्यादा नुकसान तो उनका है, उनका नुकसान ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग क्योंकि अपने रिदम में आ चुकी थी और 8 मैचेस थे, जिसमें से एक मैच जो पेशावर जो के मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान था, उसकी तो इतनी इंपॉर्टेंस थी नहीं क्योंकि वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम ऑलरेडी टॉप 4 के लिए क्वालिफाई कर गई थी। लेकिन बकिया 7 मैचेस कराने, और जो हमारे पास इत्तलात है वो यही है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने IPL में भी मना कर दिया है, दे डोंट वांट टू कम बैक टू इंडिया। और इसी तरीके से जो पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स थे, जैसे डेविड वार्नर है या जो है मिचेल है, वो अब जा रहे हैं, पता नहीं वापस आएंगे, चले गए, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। ऑस्ट्रेलियंस ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, इसी तरह से इंग्लिश क्रिकेटर्स ने भी। अब सिचुएशन क्या बनती है, अगर दुबई में होते तो डेफिनेटली सारे क्रिकेटर्स अवेलेबल होते। अब इनको भेजना, फिर वापस बुलाना, बिजनेस क्लास का टिकट देना, अभी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे काम कर रहा है। यही मैं कह रही थी कि ये बजट से आउट नहीं हो जाएगा अगर दुबई में करवाए जाते हैं मैचेस, तो उसके लिए अगर ये क्रिकेटर्स आमादगी जाहिर करते हैं? नहीं, देखे दुबई में अब मुझे मुश्किल लग रहा है ना। उसकी वजह यह है कि 2-2, 3-3 खिलाड़ी हैं और वो मुश्किल ही लगता है। अपने मुल्क चले गए, वापस उनको लाना, और फिर दुबई क्रिकेट स्टेडियम भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं मिल रहा। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब ऐलान किया था कि PSL के बकिया मैचेस दुबई में होंगे, और फिर उसके बाद अगले दिन ही ऐलान आ गया कि वजीर आजम की हिदायत पर हम 8 मैचेस नहीं करा रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीछे कोई ना कोई गड़बड़ थी। बाल लोग तो ये कहते हैं कि शायद जो है दुबई इंतजामिया ने, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने स्टेडियम नहीं दिया या पहले मिर्जा साहब, दुबई ने तो पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ऐसी खबरें गर्दिश कर रही थी, तो तब मोहसिन नकवी का ये मौक़िफ़ था कि हम दीगर ममालिक की तरफ भी देख सकते हैं, और अभी भी ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बांग्लादेश को भी देखा जा सकता है कि वहाँ पर इसे कंटिन्यू रखा जाए।
नहीं, इसके इम्कानात बहुत कम है क्योंकि अखराजात बहुत होंगे। जिस तरह हिना कह रही थी ना अली, अखराजात बहुत ज्यादा होंगे। अब इनको 8 मैचेस कराने हैं क्योंकि इसके बाद विंडो नहीं है। 21 मई को बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान पहुंचना है और 25 मई से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज हो रही है। कल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बल्कि हफ्ते को इजलास हुआ जिसमें वो गौर कर रहे हैं, सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अभी कंफर्म नहीं है। बांग्लादेश की टीम जो है वो पहुंचेगी 1-2 दिन में मुत्तहदा अरब अमारात, जहां वो शारजा में 2 T20 मैचेस खेलेगी यूएई की टीम के खिलाफ। वहां से उसे पाकिस्तान आना है। तो अभी विंडो नहीं है कोई। इसके बाद फिर पाकिस्तानी टीम को जाना है वहां अमेरिका में, वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैचेस खेलना है। तो बहुत एक बड़ा टाइट स्केड्यूल है जिसकी वजह से मैचेस यही कराए जाएंगे। मुझे तो लग रहा है अब वल्लाह आलम के क्या होता है। साहब कुछ इतलात ये भी हैं कि जो अहम इजलास आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसमें इंपॉर्टेंट किस्म के डिसीजंस होंगे। अगर जिस तरह से अभी आपने बात की है कि गैर मुल्की खिलाड़ी वापस आने पर आमादा नहीं होते हैं तो फिर क्या चेंजेस होंगे? फिर जो मुल्की स्टार्स हैं उनसे ही PSL को करवाया जाएगा मुकम्मल? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ्रेंचाइजी से राब्ते में है। तो मुझे यही लग रहा है कि फिर अगर ऐसी सूरत हाल कोई पैदा हुई तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ्रेंचाइजीज को बताएगा कि अगर आप प्लेयर्स को बुला सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बुलाते हैं तो फिर शायद लोकल प्लेयर्स के साथ पाकिस्तानी स्टार जितने भी हैं उनके साथ ही मैचेस कराए जाएं। तो इसमें कुछ टीमों को नुकसान भी होगा, जैसे डेविड वार्नर कराची किंग्स की क़यादत कर रहे हैं। अब एक टीम तो क्वालिफाई कर गई है सुपर 4 के लिए, लेकिन असल मुकाबला 4 टीमों के दरमियान है जिसमें कराची किंग्स शामिल है, लाहौर कलंदर्स शामिल है, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड। इन 4 में से 3 टीमें जो है वो क्वालिफाई करेंगी। मुल्तान सुल्तान तो ऑलरेडी आउट हो गई है। तो PCB बात कर रहा है अब फ्रेंचाइजेस तैयार होती हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा माली नुकसान PCB को भी हो रहा है, फ्रेंचाइजेस को भी हो रहा है और फिर शायकीन क्रिकेट भी मायूस है। आपको याद होगा 2021 में कोविड की वजह से कराची में जब मैचेस हो रहे थे HBL PSL के, तो इन मैचेस को शिफ्ट किया गया था मुत्तहदा अरब अमारात, जहां अबू धाबी में फाइनल हुआ था और मुल्तान सुल्तान की टीम ने पेशावर ज़ल्मी को हराकर जीतने का एजाज हासिल किया था टूर्नामेंट। तो उस वक्त भी कुछ मैचेस जो थे यहाँ हुए थे और फिर बाकी मैचेस जो थे वो UAE में करा दिए गए थे। राइट, तो मिर्जा साहब लाहौर में बैठे हैं, लाहौर कलंदर्स की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? 9 पॉइंट्स पे खड़ी है। बस आप कलंदर्स के लिए दुआ करें। कलंदर्स ने इतने अच्छे तरीके से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद उनकी कारकर्दगी में डिप आया। उम्मीद तो यही है क्योंकि आप खुद लाहौर में बैठे हैं, ना भी लाहौर में सपोर्ट करती हैं और उमैर सत्तार साहब भी लाहौर को सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लग रहा है, हाँ मैं बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि लाहौर जो है वो उसको आना चाहिए क्योंकि टीम बहुत अच्छी है उनकी। लाहौर कलंदर्स वो भी दुआएं कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए। हाँ, पेशावर ज़ल्मी को चांस ज्यादा है ना, क्योंकि उनके 2 मैचेस बाकी हैं, बाकी टीमों का 1-1 मैच बाकी है, पेशावर ज़ल्मी के 2 हैं। अगर वो दोनों मैच जीती है तो वो फिर डेफिनेटली ऑटोमेटिकली फिर वो क्वालिफाई कर जाएगी। अच्छा, तो ये बताइए अगर पेशावर एक जीत जाती है मैच और एक हार जाती है तो फिर फैसला क्या रन रेट की बेस पर होगा? देखिए नेट रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन फिर बकिया टीमों पर भी तो देखना होगा कि लाहौर कलंदर्स का जो मैच है एक आखिरी वो जीतती है। अगर लाहौर जीतती है तो लाहौर के 9 पॉइंट से 11 हो जाएंगे, लाहौर चली जाएगी। और अगर पेशावर ज़ल्मी एक मैच जीतती है एक हारती है तो उसके 10 हो जाएंगे और वो फिर रेस में बहुत पीछे रह जाएगी। मुझे नहीं लगता कि पेशावर ज़ल्मी को अब दोनों मैचेस हर कीमत पर जीतने होंगे। जो ये लाहौर वाले बारिश की दुआ ना करें कि उस दौरान बारिश हो जाए और जो है 1-1 पॉइंट्स मिल जाए, तब भी लाहौर आगे आ सकता है। नहीं, बारिश की तो नहीं, क्रिकेट का खेल है अली। इसमें तो यही है कि मैदान में परफॉर्मेंस देकर जो है वो मुखालिफ टीम को नॉकआउट किया जाए। तो बारिश में तो वो लोग डिपेंड करते हैं ना कि जो इनकॉम्पिटेंट होंगे, जी हम तो बारिश की वजह से 1-1 पॉइंट लेके आगे चले जाएंगे। मेरे ख्याल में ऐसा होगा नहीं, चाहेंगे कि पूरा मैच हो। पहले ही लाहौर सफर कर चुकी है, 1 पॉइंट का उसे लॉस हुआ है जो बारिश हो गई थी लाहौर में जब आंधी आई थी। उस वक्त आप कहाँ थे जब आंधी आई थी? आंधी आई थी उस वक्त आप कहाँ थे? अच्छा मिर्जा साहब, मुझे ये बताइए कि हमने बात कर ली है लाहौर की, पेशावर की भी बात कर ली है, मुल्तान का तो जरा जिक्र करें ना। मुल्तान वालों की बढ़के बहुत ज्यादा थी और इससे पहले उनके मतलब क्रिटिसाइज भी बहुत ज्यादा चीजों पे कर रहे थे वो, लेकिन परफॉर्मेंस की जब बारी आई तो फिर 0। यही तो सब लोग हैरान है कि मुल्तान की टीम ने ना गुज़िश्ता 4 साल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। 2021 में वो HBL PSL जीते, 2022, 23 और 24 3 साल वो मुसलसल फाइनल खेले और इस मरतबा भी तवक्को की जा रही थी, लेकिन उनका टीम का जो कॉम्बिनेशन था वो सही नहीं बन सका। हालांकि उनके
कप्तान जो मोहम्मद रिजवान ने 363 रन, सबसे ज्यादा रन बनाए अब तक, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन सका। फिर उनकी कोचिंग का स्टाफ भी कोई इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। मोहम्मद वसीम जो विमेन टीम की कोचिंग कर रहे थे वो जाकर मुल्तान सुल्तान के साथ बैठ गए, और जिस तरह से एंडी फ्लावर माजी में आते थे मुल्तान सुल्तान को लेकर चलते थे, उसकी भी उन्हें कमी नजर आई। मेरे ख्याल में उनके डाउनफॉल की यही वजह है। बस अब देखें, इंतजार करें। साहब अभी भी बहुत सारे बिल्कुल गैर मुल्की खिलाड़ी अब जो है ये हम देख ही रहे हैं कि हो सकता है मुमकिन तौर पर वो ना खेलें, उसकी वजह से भी टीमों में फर्क पड़ेगा। लेकिन अब शायकीन क्रिकेट को क्या आप इस हवाले से खबर देंगे? कुछ ही घंटों में पता तो चल जाएगा, लेकिन आपके पास इस वक्त क्या खबर है? क्या तमाशाइयों को इजाजत होगी ग्राउंड में जाने की? क्या लाइव वो फिर से देख सकेंगे और कब देख सकेंगे? बिल्कुल, तमाशाइयों को इजाजत नहीं होगी तो फिर वो जंगल में मोर नाचा वाला हिसाब होगा। हाँ, किसने देखा? आपको याद होगा जब कोविड हुई थी, इंग्लैंड पाकिस्तानी क्रिकेट टीम गई हुई थी 2020-21 में, तो वहां क्या स्टेडियम खाली होते थे और मैच कराए जा रहे थे। तो ऐसा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह तमाशाइयों से तो सारा रौनक ही तमाशाइयों से होती है। हाँ। तो जरूर होंगे मैचेस, और उसमें फिर डेफिनेटली अब देखते हैं। 8 मैचेस हैं, 7 इंपॉर्टेंट हैं। अब लाहौर में तो 3 मैचेस लाहौर होस्ट करेगा। पहला एक क्वालिफायर तो पिंडी में था, और फिर बाकी 2 एलिमिनेटर और एक फाइनल जो है वो लाहौर में 18 मई को शेड्यूल था। अब मेरे ख्याल में 1 हफ्ता और आगे चला जाएगा। तो देखते हैं आज जो ऐलान मुतवक्के है आज। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। और देखते हैं जी दोबारा जो मैचेस शेड्यूल होते हैं उनका मेयार भी वही रखा जाए। हम दुआ भी यही करेंगे कि हालात ऐसे ही नॉर्मल रहें और दोबारा से जो फेस्टिविटी थी ना PSL की वो उसी तरीके से शुरू हो सके। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज नर्सों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और इस दिन की मुनासबत से आपको बताएं तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि इतालवी खातून थी, उनकी मुनासबत से ये दिन मनाया जाता है, उनकी याद में मनाया जाता है। उन्हें बहुत रोका उनके अपने ख़ानदान वालों ने, क्योंकि उस वक्त ये पेशा बहुत ही मोतबर नहीं समझा जाता था और इस पेशे के हवाले से लोग बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की आरा रखते थे जो आज रखते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी अनथक मेहनत और इसको जो है अपनी महारत के साथ इस पेशे को एक ऐसी पहचान दी जो आज हम जानते हैं। नर्सों का आलमी दिन उसी अजीम खातून को खराज तहसीन पेश करने के लिए है, उनके यौम पैदाइश पर मनाया जाता है। नर्सेज जब भी कोई आफत हो डॉक्टर के बाद सबसे ज़्यादा पेश होती है। और अगर कहा जाए कि नर्सिंग को शोबा सेहत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। इस पर मज़ीद बात करनी है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। इस हवाले से हमने बात करनी है। मेहरुनिसा हुंजा हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरीके से वो खिदमात अंजाम दे रही हैं और आज का जो दिन है उसके हवाले से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेहरुनिसा, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने जो है इस अजीम दिन पर मुझे अपने प्रोग्राम में जो है मदऊ किया और आपके ज़रिए पब्लिक के साथ जो है कनेक्शन जो एक बन रही है और उससे बातचीत हो रही है। एक ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है ना आपने मुझे प्रोवाइड की। थैंक यू सो मच। बिल्कुल मेहरुनिसा, यू आर मोस्ट वेलकम। हमारा प्लेटफॉर्म इसीलिए है कि आप जैसे लोगों को जो है मंजर आम पर लाया जाए, क्योंकि अक्सर आप लोगों की जो काविशें हैं वो नेग्लेक्ट की जाती हैं। शायद इसीलिए ये दिन भी मनाया जा रहा है आज, ताकि तवज्जो दी जा सके। अब तो पूरी दुनिया इस बात की अहमियत को समझती है कि नर्सेज जो हैं डॉक्टर्स के बाद फ्रंट लाइन्स पर काम कर रही होती है, और हमने कोविड में भी देखा है। तो ये बताइएगा कि आपको क्या तासुर मिलता है? पाकिस्तान में अभी कितना जो है इस शोबे को अहमियत दी जाती है, इस शोबे को जो है समझा जाता है कि ये बहुत अहम शोबा है? क्या मुश्किलात दरपेश हैं आपको? अच्छा, ये जो नर्सिंग का शोबा है ये बिल्कुल एक अहम शोबा है, क्योंकि आपके हाथों में एक इंसानी जान होती है और मैं समझती हूँ कि एक नर्स का बहुत बड़ा किरदार होता है इंसानी जान को बचाने में। ठीक है, इसमें डेली बेसिस पर काफ़ी जो है बहुत सी नर्सेस को या इंक्लूडिंग मुझे भी काफ़ी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। ठीक है, हमें अपनी पर्सनल लाइफ जो होती है उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि हम जो है इंसानी जान को बचा सकें, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमारे हाथों में एक रखा हुआ है कि हमारे हाथों की मदद से हम एक इंसानी जान को बचा सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि मैं एक नर्स हूँ और मेरे ज़रिए तमाम तर पेशेंट्स की जान बच सकती है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस खिदमत को सर अंजाम दे रही हूँ।
बिल्कुल, और आप जैसी ही नर्सेज हैं जिनके साथ ख़ास तौर पे हम ये कहें कि डॉक्टर से ज़्यादा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रिलाय करते हैं कि एक बेहतर नर्स अगर उन्हें मिल जाए तो वो ज़्यादा उनके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन एक और भी चीज़ है मेहरुनिसा, कि आमतौर पर इग्नोर भी किया जाता है नर्सेज को, और एक जो आम तासुर है वो मरीज़ के लवाहिकीन के जहन में ये होता है कि जो नर्सेज हैं वो हमारी मुश्किलात बढ़ा रही हैं। इस तासुर को खुसूसी तौर पर ज़ाइल करने के लिए क्या करना होगा और इसकी वजह क्या है? असल में ये एक होता है इस तरीके से कि क्योंकि लोग देखिए डॉक्टर को ज्यादा एक अहमियत दे रहे होते हैं, उनको ये लगता है कि ये एक नर्स है, इनको इतनी कोई मतलब तजुर्बात नहीं होंगे, हालांकि नर्स अपना रोल खुद ही एक अच्छे तरीके से जो है सर अंजाम देती है। और मैं आवाम को भी यही मैसेज देना चाहूंगी कि हम जो है बहुत ही अपने सबसे प्रायोरिटी हम यही रखते हैं कि जो हमारे हाथों में जान आ रही है हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम जो है इंसानी जान को बचा सके, ठीक है। उसमें हमारी अपने हिसाब से अपनी पर्सनल लाइफ या कुछ भी होता है हम उसको कंप्रोमाइज करके जो है अपने फराइज को सर अंजाम दे रहे होते हैं। और आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह नर्सेस का भी काफी जो है एक उनको भी अहम समझा जाता है, क्योंकि नर्सिंग में जैसे एक नर्स है उसने अपने खिदमत जैसे हम सर अंजाम देते हैं तो हम इसी तरीके से जो है आगे भी इंशाल्लाह देते रहेंगे। और हमें जो है काफी चीजों को कंप्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन आज जो है इस बात पे हमें फख्र महसूस होता है कि अल्लाह पाक ने हमारे हाथों में जो है रखी हुई है वो एक चीज कि हमारे हाथों के जरिए और हमारे जरिए एक इंसानी जान बच सकती है, और आगे भी इंशाल्लाह हम इसी खिदमत को वी आर रियली रियली प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आप लोगों के बगैर शोबा सेहत चल नहीं सकता है। डॉक्टर्स तो अपना काम करते हैं लेकिन नर्सेज के बगैर शोबा सेहत नहीं चल सकता है, इसकी खास अहमियत है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन ये बताइएगा कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे वाकयात हमें देखने में नजर आते हैं जहाँ पे कई बार हमें लोगों का रवैया अच्छा दिखाई नहीं देता, झगड़े के वाकयात होते हैं, और कई बार नर्सेज भी बहुत जो है वो संजीदा दिखाई देती हैं, और हमने देखा है कि झगड़े के वाकयात जो हैं उनकी वीडियो सामने आने लगती है। तो आपका क्या ख्याल है कि इन रवैयों में क्या तब्दीली आनी चाहिए जो इस दिन की मुनासबत से पैगाम उनको जाए? मैं तो पैगाम यही देना चाहूंगी कि डॉक्टर्स तो अपना काम बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात को भी देखिए कि एक नर्स अपना काम कैसे सर अंजाम देती है। ये जो वाकयात वगैरह होते रहते हैं, झगड़े वगैरह होते रहते हैं, ये देखिए हर जगह पर एक ऐसा नहीं होता। काफी जो मैच्योर और पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इस चीज को अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं और इस चीज को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि डॉक्टर्स तो अपना रोल अदा कर रहे हैं, बाकी जो एक नर्स अपना रोल अदा कर रही है, इंसान की खिदमत कर रही है, उनकी जान बचा रही है, वो एक अलग ही जो है तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो उस टाइम में पेशेंट के जो लवाहिकीन है उनमें भी होता है, और वो फिर डेफिनेटली नर्सेज के काम के आड़े भी आ जाता है, तो इस तरह के वाकयात देखने को मिलते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ भी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, और बल्कि मोस्टली अब जो हमारी कम्युनिटी उसमें ऐसे ही लोग हैं जो नर्सेज को बड़ी इज्जत करते हैं, और उनको यही लगता है कि अगर एक अच्छी नर्स उन्हें मिल जाती है, अच्छी हेल्पर मिल जाती है, तो उससे उनकी जो पेशेंट है उसकी ज़्यादा अच्छी टेक केयर हो सकती है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मेहरुनिसा जो नर्सेज को करना अलाउ है, और इस हवाले से अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि नर्सेज के ये भी काम है और वो कर सकती हैं? नर्सेज में फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक जो नर्स होती है वो एक सिर्फ फिजिकली ही पेशेंट को ट्रीट नहीं करती होती, वो एक इमोशनली वे से भी अपने पेशेंट को ट्रीट कर रही होती है, ठीक है। उनकी पर्सनल जो है केयर कर रही होती है। लोगों को ये समझना चाहिए, और काफी हद तक लोग ये समझते हैं कि एक फॉर एग्जांपल एक अच्छा डॉक्टर है वो तो अपनी खिदमत को बिल्कुल सर अंजाम दे रहे हैं, वो पेशेंट को जो है अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, लेकिन जो एक नर्स होती है वो आपके साथ रहती है और आपकी फिजिकली इमोशनली तरीके से आपका बहुत ख्याल रखती है। और ये इन चीजों को लोगों को समझना चाहिए कि एक नर्स जो है अपना काम बखूबी निभा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, नर्स अपना काम बखूबी निभा रही है और लोगों को भी उनको वही इज्जत देनी चाहिए जो वो डिजर्व करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बताइएगा कि हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए ताकि जो बेहतरी आ सके नर्सेज की जो हालात वाकयात हैं पाकिस्तान में, उस हवाले से बताइए। हुकूमत को ये करना चाहिए कि लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करे कि डॉक्टर तो बेहतर है, लेकिन उस नर्स भी एक बेहतर है। उनके हाथों में अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी जान दे रहे हैं तो आप
इस बात की टेंशन ना ले कि एक नर्स जो है केस को खराब कर सकती है। ऐसा नहीं हो सकता। एक नर्स जो है अपनी बखूबी अपनी जो है खिदमात को सर अंजाम दे रही होती है, और लोगों को ये समझना चाहिए कि जो एक नर्स होती है वो अपनी जो है सारी इंटेंशन वगैरह, सारी केयर वगैरह, अपनी पर्सनल केयर वगैरह एक पेशेंट को दे रही होती है। तो ये लोगों को समझना चाहिए इस बात को। बिल्कुल समझना चाहिए और ये ज़रूरी भी है। बहुत शुक्रिया आरिसा हुंजा, इमरजेंसी हेल्थ एंड सर्विसेज नर्सिंग स्टाफ जो थी वो हमसे गुफ्तगू कर रही थी और जिस तरीके से आज के दिन की अहमियत के हवाले से उन्होंने बात की और नर्सिंग का जो रोल है उस पर बात की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस कदर मंजिलत से आप एक डॉक्टर को देखते हैं उसी तरह की इज्जत जो है वो एक नर्स को भी मिलनी चाहिए सोसाइटी में। इसी के साथ ही जनाब हम एक्सप्रेसो से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।